चलिए मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। नोट्स में भी 3 न्यूमेरिकल बच गया था, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, उसका कल पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए पहले एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ बच्चों का इस पहले एक्सरसाइज में 8 नंबर क्वेश्चन डाउट है, ठीक है। अब कुछ बच्चे तुक्का मार लिए थे 8 नंबर में। देखिए भैया 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 और 3 वैसे तो दोनों ही होना चाहिए टेक्निकली, लेकिन इसमें से भी एक ऑप्शन जब चूज करना होता है तो हम लोग आंसर को चूज करते हैं। हर्ष तो कनेक्ट हो गया था, तो फिर डिस्कनेक्ट कैसे हो गया ये अभी, या बीच में आया ये अभी? तुम तो कनेक्ट हो गए थे हर्ष, फिर डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? सर गॉट इट पे क्लिक किए पर लीव हो गया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सर बोला तो गॉट इट पे क्लिक किया पर लीव पे क्लिक हो गया। स्क्रीन प्रॉपर भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कुछ ग्लिच आ गया है। चलो माइक बंद करो। तो ये क्वेश्चन हम बता रहे थे, क्वेश्चन क्या पहले देखो। विच पार्ट ऑफ प्लांट सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ मियोसिस, पहले अंडरलाइन करना था कि मियोसिस के बारे में पूछा है। क्या अंडरलाइन करना था? कि पूछा वो तुमसे मियोसिस के बारे में। तो एक बार पता है, देखो इसमें से 2 ऑप्शन तो पहले तुम ऐसे रिजेक्ट कर दोगे। तुमको हम बताए हैं जो रूट टिप और शूट टिप होता है, याद करो हम बताए थे कि वो माइटोसिस शो करता है। रूट अपेक्स, अपेक्स मतलब किनारा टिप, और शूट अपेक्स हम बताए थे ना, वहां पे क्या होता है, मेरिस्टम सेल होता है। क्या होता है वहां पे? मेरिस्टम सेल। तो मेरिस्टम सेल तो क्या शो करता है, याद करो बताए थे, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए वो माइटोसिस शो करता है। तो ये पहला और चौथा ऑप्शन तो गया, रिजेक्ट हो गया। अब सुनो कि तीसरा और चौथा क्या। ये तीसरा पता क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गेन है। क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गेन का पार्ट है। फ्लावर में पढ़ा देंगे मॉर्फोलॉजी में। और ये मेल सेक्स ऑर्गेन का पार्ट है। ये मेल सेक्स ऑर्गेन का पार्ट है। मेल सेक्स ऑर्गेन के अंदर मेल गैमीट बनता है, पॉलेन जिसको कहते हैं प्लांट में। और फीमेल सेक्स ऑर्गेन के अंदर फीमेल गैमीट बनता है, जिसको एग ही बोलते हैं प्लांट में भी, ठीक है। ज्यादातर जगह एग ही बोलते हैं। तो आपको तो पता है कि ये एग हैप्लॉइड, ये पोलन भी हैप्लॉइड, ये मेल गैमीट है, और इसका बनने का प्रोसेस तो मियोसिस हुआ होगा। तो बोलो आंसर तो 2 और 3 दोनों ही लग रहा है, और आंसर है भी 2 और 3 दोनों। लेकिन अगर एक चूज करना होता है ना, तो हम लोग आंसर को चूज कर लेते हैं। उसका कारण क्या है? आपको ये बोला स्टडी, ये पूछता ना कि मियोसिस किसमें होता है, तब मोर और लेस करेक्ट का बात ही नहीं होता। दोनों में होता है मियोसिस, ओवरी में भी होता है और एंथर में भी होता है, गैमीट बनाने के लिए। बोला स्टडी करने के लिए, तो स्टडी हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोप में लगा के सेल को, अगर हमको सेल डिवीजन का स्टडी करना है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको एंथर का सेक्शन क्लियरली दिखेगा। आपको 12th में हम पढ़ाएंगे एंथर का सेक्शन काटा हुआ, ठीक है। तो वो आपको हम बताएंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। तो वो आपको इस तरीके से लोब दिखेगा ऐसे, मोस्ट ऑफ द प्लांट में दो ऐसे ऐसे लोब दिखेगा। ये बीच से ऐसे सेपरेटेड दिखेंगे, और अंदर में फिर ऐसे 4 लोक्यूल जिसको लोब कहते हैं ऐसे दिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपको मियोसिस होता हुआ दिखेगा, पॉलन ग्रेन बनता हुआ दिखेगा इस टाइप से इसके अंदर। फिर एंथर का वॉल फट के वो निकलता है बाद में। तो ये चीजें आपको क्लियर कट एंथर के सेक्शन में दिख जाएगा होता हुआ, लेकिन ओवरी के सेक्शन में नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? तो मैं बता दूं, जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ओवरी का होता है, उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंथर का नहीं होता है। इसीलिए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सुटेबल, जहां इजी होगा स्टडी वही ना सुटेबल है जी। इसीलिए ज्यादा सुटेबल क्या होगा, एंथर होगा। सभी को क्लियर, हाथ खड़ा कीजिए। क्या? अरे नहीं, वो प्लांट है, वर्टिब्रेट में मिलता है ना डिक्टियोटिन। ये बोल रही है कि सर डिक्टियोटिन ये प्लांट है यार, डिक्टियोटिन वर्टिब्रेट में होता है केवल, ये प्लांट है। रीजन यही होगा, क्लियरिटी से एंथर के सेक्शन में देखना इजी होता है। ये अगर क्वेश्चन रहता, ये नहीं रहता विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट शो, ऐसे रहता विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट शो मियोसिस, तो आंसर मोर और लेस करेक्ट का बात ही नहीं होता, आंसर 2 3 दोनों होता। क्लियर है? मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ऑफलाइन बच्चे का लेके खत्म कर देते हैं, छुट्टी कर देंगे, फिर एक एक करके सबका लेते रहेंगे। 8 नंबर के बाद
12 नंबर इसी में। क्या भाई 12 नंबर क्या बोला है, गौर से देखो। बोला है इन मियोसिस, अरे भैया क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ क्रोमोजोम डिवीजन। अब आप लोग क्या हो रहा है ना, सुन लो हर बच्चा सुन लो, ठूस लो भेजे में। क्रोमोजोम डिवीजन का मतलब सेंट्रोमियर डिवीजन, ठूस लो भेजे में, नहीं पता है तो लिख लो कॉपी में, सेंट्रोमियर डिवीजन। और सुन लो, क्रोमोजोम सेपरेशन अलग चीज है और डिवीजन अलग चीज है। सेपरेशन का मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट और सेग्रीगेट और ये होता है एनाफेज 1 में, और ये चीजें होती है एनाफेज 2 में। तो इन मियोसिस हाउ मेनी साइकिल्स मतलब कितनी बार, मियोसिस में तो पूरा साइकिल चलता है, 2 बार चलता है ना मियोसिस और मियोसिस 2, तो कितनी बार क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, मतलब सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, वो तो एक ही बार होता है यार। कब होता है, तो एनाफेज 2 के दौरान होता था। आंसर इज 1, आंसर इज 1। लिख लीजिए जिसको नहीं पता है, क्रोमोसोम डिवीजन का मतलब सेंट्रोमियर डिवीजन। और मैं बार बार स्क्रीनशॉट लेने नहीं बोलूंगा, जिनको लगे इस सॉल्यूशन का मुझे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए अपने मन से ले लीजिएगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट 62 नंबर इसी में। सर इसमें डाउट है 12 नंबर में। क्या डाउट है सर तब तो जो एनाफेज 2 होगा वो दोनों सेल में होगा, क्यों तो होगा दो दोनों बार सेल आना में? चाहिए आंसर। अरे सर यार ये एक साइकिल में पूछा है, ये यही तो यार मियोसिस है, एक बार मियोसिस 1 फिर उसके बाद मियोसिस 2। ये तुमसे ये तो ये पता है क्या बोला है सर, 1 से 2 सेल बनेगा, ये वाली सेल भी क्या करेगी मियोसिस 2, ये भी मियोसिस 2, दोनों में ना। ये एक बार बताओ, आप जो साइकिल पढ़ रहे हो इन दोनों को मिलाकर मियोसिस 2 बोलते हो ना, कि मियोसिस 2 दोनों ही सेल शो कर रही है और मियोसिस 2 के सेम इवेंट दोनों ही के अंदर चल रहे हैं। ये आपसे थोड़ी पूछ रहा है कितनी जगह पर हो रहा है क्रोमोसोम का डिवीजन, आपको ये पूछ रहा है कितनी बार हो रहा है साइकिल में। तो साइकिल का मतलब क्या, इंटरफेज मियोसिस 1 फिर इंटरकाइनेसिस, ये इंटरफेज था, फिर इंटरकाइनेसिस फिर मियोसिस 2, और मियोसिस 2 से जो 4 सेल, यहाँ पे 2 सेल यहाँ पे 4 सेल, अब एक एक सेल फिर से दोनों वही कहानी स्टार्ट करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद पहले डिप्लॉयड होंगे उसके बाद। तो ये है मियोसिस का साइकिल, ये है ये, इस दौरान एक ही बार ना हुआ मियोसिस 2, दोनों सेल का नहीं काउंट करना। अब बोलो क्लियर है? यस सर। क्या दिक्कत है? अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है इसमें बता देते हैं। क्वेश्चन है मेनी सेल्स फंक्शन प्रोपरली, मतलब काम अच्छे से करता है, मेनी सेल्स फंक्शन प्रोपरली एंड डिवाइड माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस शो कर रहा है, इवन दो दे डू नॉट हैव, और यहाँ पे 4 अलग क्या हुआ, इवन थ्रू दे डू नॉट हैव, अलग अलग चीज इनके पास 4 अलग अलग चीज का नाम लिखा है। देखो एक बात हम सिखाते हैं आप लोग को, बेसिक कंसेप्ट, साइंस में एक चीज होता है, ये चीज लाइफ में भी अप्लाई होती है। साइंस में एक चीज क्या होता है, अगर आप किसी भी चीजों का अहमियत जानना चाहते हो ना, अहमियत का मतलब क्या, इंपॉर्टेंस, अगर आप किसी भी चीजों का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो तो उसको हटा के देखो, मतलब उसको रिमूव करके देखो, और अगर वो चीजें रिमूव होने के बाद कोई काम रुक जाए, कोई काम में डिस्टरबेंस आने लग जाए, कोई काम अच्छे से ना हो पाए, तो समझ लीजिएगा जिसको आपने हटाया उसका इंपॉर्टेंस यही था। सभी को समझ में आया मैंने क्या बोला? और ये चीजें लाइफ में भी एप्लीकेबल है। अगर आपको किसी लोगों का अहमियत नहीं पता है, इंपॉर्टेंस उसका नहीं पता है, तो आप उस लोगों को लाइफ से दूर हटा के देखिए, फिर जो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ना, तो समझ लीजिएगा कि ये समस्या उन्हीं की वजह से नहीं आ रही थी जब तक वो आपके साथ थे। साइंस और लाइफ इन चीजों में सिमिलरिटी शो करता है। तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन को, मतलब कि क्या बोला है कि कौन ऐसा चीज है जो इसके पास नहीं है फिर भी माइटोसिस शो कर रहा है, तो आप माइटोसिस के संदर्भ में हर ऑप्शन को हटा के देखिए क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना साइटोकाइनेसिस हो जाएगा? हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना साइटोकाइनेसिस नहीं हो सकता, मतलब ये चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दे डू नॉट हैव, मतलब सेल के पास वो चीज नहीं है,
लेकिन फिर भी सेल नॉर्मली फंक्शन शो कर रहा है और माइटोसिस भी शो कर रहा है, लेकिन सेल के पास वो चीज नहीं है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होना चाहिए यार, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए भी होना चाहिए, न्यूट्रिशन भी उसी के थ्रू आएगा। और माइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोकाइनेसिस के वक्त चाहिए, तो चाहिए। नेक्स्ट वन साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल को जब डिवाइड करना होता है तो स्पिंडल फाइबर तो यही देता है बना के, तो ये तो होना ही चाहिए। फिर बच्चा बोलेगा सर प्रोकैरियोट, अरे क्वेश्चन में थोड़े लिखा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, आप तो दोनों को कंसीडर करके चलो, दोनों को कंसीडर करके चलो ना। और क्या यूकैरियोट में बिना स्पिंडल फाइबर के डिवीजन हो जाएगा कंप्लीट? नहीं, इसका मतलब इसके रहे बिना भी डिवीजन कंप्लीट नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये चाहिए ही चाहिए। बोला कि डू नॉट है फिर भी माइटोसिस हो जाए। नेक्स्ट वन माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, इसमें बच्चे कंफ्यूज होता है बेटा, पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनाफेजिक मूवमेंट और मेटाफेजिक मूवमेंट हो रहा था ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी एनर्जी। वो जो माइक्रोट्यूबुल का असेंबली हो रहा था और वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ही चाहिए, इसके रहे बिना माइटोसिस नहीं हो सकता, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। रहा बात प्लास्टिड, प्लास्टिड हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं, उसी में से एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। कुल मिलाकर आप ये समझो प्लास्टिड प्लांट के अंदर कलर प्रोवाइड देने का, कलर प्रोवाइड कराने का काम करता है, और ये केवल प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। और इसका सेल डिवीजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। प्लांट पार्ट को कलर प्रोवाइड कराता है और कुछ फूड का स्टोरेज करता है, इससे सेल डिवीजन को क्या लेना देना है? नहीं आएगा कलर, नहीं रहेगा प्लास्टिड, तो क्या दिक्कत है? बहुत सारे प्लांट पार्ट में प्लास्टिड नहीं होता है, नहीं बन पाता है जेनेटिकली, तो क्या डिवीजन नहीं होता है? होता है। इसका मतलब प्लास्टिड जरूरी नहीं है डिवीजन के लिए। क्लियर जी? तो आंसर प्लास्टिड। सभी को क्लियर बात? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में 25 क्या? जिस टाइम डायाकाइनेसिस हो रहा है ना, हाँ, तो सारा सेल ऑर्गेनेल सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है। पहली बात आपने डायाकाइनेसिस अगर बोल दिया तो आप बंद हो गए प्रोफेस 1 में। तो उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया तो रहेगा तब। हाँ, हम तो बोल ही रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, हम तो बोल ही रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, मैंने किसी भी डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया को उड़ाया? मैं बार बार बोलता था कि माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल, माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल, नहीं बोला हूं क्लास में? बोला हूं ना बार बार, माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल, माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल। और मैंने ये भी कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड कर जाती है, उससे उसका 2 वो हो जाता है, वो टूट के डबल नहीं होती है, वो खुद अपने आप को। बाइनरी फिजन क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा तभी, और प्रोकैरियोट में भी बता दूंगा। बाइनरी फिजन डिवाइड, माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा रहता है। नेक्स्ट 162 एक्सरसाइज 2 में, सॉरी 25। अच्छा ये क्वेश्चन, इसमें आंसर करेक्शन है, आंसर ये लगाइए, आंसर चेंज कीजिए, आंसर चेंज कीजिए, इसका आंसर ये होगा। अब देखिए, मैं यूट्यूबर पर भरोसा नहीं करता हूं और मैं अर्जी फर्जी मास्टरों पर भी भरोसा नहीं करता हूं। आप किसी भी अच्छे टीचर से आंसर पूछेगा, आंसर यही बताएंगे आपको। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं प्रीवियस ईयर का होगा, और ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जब आया था, हर कोचिंग संस्थानों ने अलग अलग आंसर दिया था और कॉन्ट्राडिक्टेड हुआ था, लेकिन फाइनली नीट का अगर आप आंसर देखेंगे साइट पे जाके, तो नीट पे भी अलग अलग आंसर आपको दिखेंगे साइट पे। ओरिजिनल साइट पे अब आंसर है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो क्योंकि 2016 में हुआ था, अब है। मुझे पता है कि जीवन और एस वाला आंसर गया था, और जाना भी चाहिए। कारण क्या मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको सिखाया था, याद कीजिए। एक्टिवेटेड बोला, आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए पहले तो। व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, इस स्टॉल्ड वर्ड का मतलब समझिए क्या होता है? स्टॉप, सीधा मतलब सेल ने अपने डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो फॉर्क क्या होता है पता है? ये डबल स्टैंडर्ड था ना ऐसे, तो जब ये खुलते हैं ना तो ऐसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे। और ये नीचे का सेगमेंट है, मैंने बोला ना आधा आधा खुलते जाता है, रेप्लिकेशन होते जाता है उसका सामने, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे होते चलता है, ठीक है। फिर ये जाके बाइंडेड होते जाएगा, ऐसे ही खुलते जाएगा, तो फिर जाके 2 डीएनए हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो बनना रुक गया, मतलब कुल मिला के इस पूरी लाइनिंग का जो मतलब है, इस पूरी लाइनिंग का मतलब है कि डीएनए रेप्लिकेशन रुक गया। इस पूरी लाइनिंग का मतलब ही यही है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप। क्लियर जी? इस पूरे लाइन का मतलब ये है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप। फिर अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोला है। Which check point should be predominantly, मतलब पहले से एक्टिवेटेड है,
प्रीडोमिनेंटली, मतलब वो पहले से एक्टिवेटेड है। तो एक बात बताइए, डीएनए रेप्लिकेशन अगर रुका है तो वो एस फेज में रुकी होगी, राइट जी। डीएनए रेप्लिकेशन अगर रुका है तो वो तो एस फेज में रुकी होगी ना। और अगर सेल एस फेज में आ चुकी है तो बताओ कौन सा चेक पॉइंट एक्टिव हो चुका होगा तब वो एस फेज में आई होगी? G1 S के बीच में, M नहीं हो सकता क्योंकि M तो एनाफेज वाला के बीच में है। G2 M के बीच, अच्छा यहाँ पे भी M है तो ये M नहीं हो सकता। G2 M के बीच का अगर चेक पॉइंट एक्टिव हो गया तब तो इसका मतलब रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है, तभी वो एक्टिव हुआ होगा। सहमत है सभी लोग इस बातों से? हाथ खड़ा कीजिए। अगर सेल ने G2M चेक पॉइंट एक्टिव कर लिया तो डीएनए रेप्लिकेशन कर चुका है, स्टॉप की बात ही नहीं होती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर G1S है कि वो पहला वाला चेक पॉइंट एक्टिव हुआ था तभी तो वो यहाँ आके फंसा है सेल में, इसीलिए तो अगला चेक पॉइंट एक्टिव नहीं हो रहा है, इसलिए तो ये आंसर उड़ा रहे हैं। और ये तो थर्ड चेक पॉइंट है, एम का तो बात ही नहीं करना है। सभी को क्लियर है? आंसर चेंज होगा इसका। चलिए नेक्स्ट। अब भाई अब अलग अलग कोचिंग संस्थान क्या आंसर देते हैं, अलग अलग टीचर क्या आंसर देते हैं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उनको सुनने में। मुझे सुनना होगा तो मैं अच्छी बुक सर आपने जितना अच्छे से क्वेश्चन को बताया सर, इसमें तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं होना चाहिए सर, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है अरे सर। कॉन्ट्राडिक्शन है, मार्केट में कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो टीचरों का गुट बन चुका है, एक ये ग्रुप एक वो ग्रुप। कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं बायोलॉजी में खास करके जहां टीचरों का गुट बन चुका है, ग्रुप बन चुका है कि हम इस ग्रुप वाले में आंसर देते हैं, आप उधर दीजिए। अब रियलिटी क्या है वो बच्चा डिसाइड करे, रियलिटी क्या है वो बच्चा डिसाइड करे, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 12 और 14 दोनों डाउट है। बारह क्या है देखते हैं। अरे बंद करो साउंड, किसका ऑन है? सर एक बार चेक कर लीजिए। क्या जाओ, हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन डिस्कस। इसको जाना सर है मैं जाओ। वापस 2 मिनट में ज्वाइन आ रहूंगा यहीं पे। हाँ तो आओगे तो कर लेंगे हम ज्वाइन, जाओ आज, लेकिन साउंड मत करो, जाओ। हाँ अरे यार किसका साउंड हो रहा है, बंद करो ना। किसका साउंड हो रहा था? किसका साउंड हो रहा था? अतिक तुम्हारा हो रहा था? अतिक बाहर चला गया। वेट करो 1 मिनट। क्या दिक्कत हुआ अतिक तुमको? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था इसके लिए। चलो देखो इधर, ये क्वेश्चन बोला है इन अ माउस सेल। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोले तो माइटोसिस मानो। अ माउस सेल इज ट्रीटेड विथ केमिकल। कौन सा केमिकल नहीं पता? नाम दिया है क्या? नहीं ना। कौन सा केमिकल नहीं पता, लेकिन पता है जनरली बच्चे के मन में क्या, मतलब एक परसेप्शन बैठ गया है, जब भी सेल डिवीजन के दौरान कोई केमिकल की बात करेंगे तो हम तो कोल्चिसिन के बारे में ही सोचेंगे। CHOL CHOL कोल्ची। स्पेलिंग शायद देख लेना गलती है, कोल्चिसिन, ठीक है यही स्पेलिंग है। तो जनरली बच्चे के मन में धारणा बैठ गया है कि जब भी बोलेगा सेल डिवीजन के दौरान कोई भी केमिकल तो हम तो कोल्चिसिन मानेंगे। और सर बताएं कि कोल्चिसिन स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है। अरे भैया आप पढ़ो तो पहले क्या बोला है, कोई भी हम एक्स केमिकल मान सकते हैं ना। अ माउस इज ट्रीटेड विथ अ केमिकल दैट इंटरफेयर्स, जो इंटरफेयर करता है। अब पढ़ो आगे, एक्टिविटी बता देगा उसका, आगे पढ़ो।
इंटरफेयर्स विद द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफिलामेंट। बच्चा ये लाइन को पढ़ता ही नहीं है, ये माइक्रोफिलामेंट लिखा है, बच्चा समझ लेता है माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल से बच्चा समझ लेता है स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर को रोकने वाला बच्चा अपने मन में सोच लेता है कोल्चिसिन, जबकि ये लिखा है माइक्रोफिलामेंट। और माइक्रोफिलामेंट का सेल डिवीजन में कहाँ काम आता है? साइटोकाइनेसिस में। और साइटोकाइनेसिस में कैसे? एक्टिन प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, एनिमल सेल है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाने में काम आता है। राइट जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोबेबली बी अफेक्टेड? साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, देखो ऐसा कहीं ऑप्शन में। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर वो तो बनेगा, कोल्चिसिन थोड़ी नहीं डाला है। डिवीजन और साइटोप्लाज्म यही रुक जाएगा। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन। अरे माइक्रोफिलामेंट का डीएनए रेप्लिकेशन में कोई रोल है क्या? हम बताया क्या? नहीं ना, होता तो बताते ना। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन भी आंसर नहीं होगा। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में माइक्रोफिलामेंट का कोई रोल है क्या? वो तो वहां पे सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स डीएनए था थोड़ा सा और प्रोटीन था, क्या उसमें ये कुछ था माइक्रोफिलामेंट? हम बताए थे क्या? नहीं ना। तो क्या रुकेगा? साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं हो पाएगा। क्लियर है सभी को? हाथ खड़ा करो। नेक्स्ट, अपने मन से बच्चा सोच लेता है माइक्रोट्यूब्यूल। 14 नंबर क्या है इसमें? अरे ये न्यूमेरिकल तो बच्चा मतलब देख के बड़ा लैंग्वेज देखा, सोच लिया टीचर से पूछेंगे डायरेक्ट, पैसा देवे की है, ऐसा थोड़ी होता है। क्वेश्चन पढ़ो ना ध्यान से यार। क्वेश्चन, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन, मियोटिक बोला है पहली बात तो, पहली बात तो मियोटिक बोला है, इसको अंडरलाइन करना था। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 500 जाइगोट? तो आप क्या करो ना, पहले यहाँ जाइगोट लिखो और आप मानो कि वो 2n होता है, वो मानना क्या होता ही है, और उसका संख्या दे दिया कि 500 जाइगोट बनाना है। ध्यान से, 500 जाइगोट बनाना है। तो आपको पता है कि अगर 2n जाइगोट बनाना है तो n मेल होना चाहिए और n फीमेल होना चाहिए, जाहिर सी बात है। n मेल गेमिट और n फीमेल गेमिट, तभी ये फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाहिर सी बात है। तो भाई आप अभी आप क्वेश्चन में आगे बढ़ो ही मत, आप तो सिंपली सोचो कि अगर 500 जाइगोट चाहिए, मतलब 500 2n वाला सेल चाहिए, तो बताओ 500 n वाला मेल गेमिट चाहिए, 500 n वाला फीमेल गेमिट चाहिए कि नहीं चाहिए? मानते हो इतना? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इफ इन मेल 1 meiotic डिवीजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 मेल गेमिट, बोला है कि मेल के अंदर जब गेमिट बनता है तो एक बार जब मियोसिस होता है तो 1 से 4 सेल बन जाते हैं ऐसे n वाले, और चारों के चारों फंक्शनल रहते हैं, ऐसा बोला है वो क्वेश्चन में कि 4 सेल बनते हैं और चारों n वाले हैं, मेल गेमिट है, मेल के अंदर ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर वो क्वेश्चन में क्या बोला, आगे पढ़ो। If and in female 1 meiotic division results in formation of 1 female gamete, मतलब फीमेल में जब मियोसिस होता है तो 4 बनते तो हैं n वाले, क्योंकि मियोसिस हुआ है तो 4 बनेंगे, 1 2 3 और एक लाल वाला 4, लेकिन 3 डी जनरेट हो जाता है। ये क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है। अब किस कारण से हुआ उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। 3 डी जनरेट हो जाता है, ऐसा आपको क्वेश्चन के पढ़ने से लास्ट वाली लाइन से पता चल रहा है कि एक म्यूटिक डिवीजन में एक ही फीमेल गैमेट बन पाता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 2n से एक ही n बने, नहीं, मियोसिस हुआ है तो बना 4, लेकिन 3 डी जनरेट हो गए। क्लियर जी? और इधर चारों नॉर्मल रहते हैं। अगर आपको 500 जाइगोट चाहिए तो 500 n मेल वाला भी चाहिए, फीमेल वाला भी, n वाला भी। तो 500 फीमेल वाला n लाने के लिए जो फ्यूज कर पाए, मतलब फंक्शनल, कितने बार मियोसिस होना चाहिए फीमेल के गैमेट बनाने के लिए? 500 फीमेल गैमेट, शिवानंद बताओ। 500 फीमेल गैमेट बनाने 125, कितना? 125। नहीं, यही तो गलत कर रहे हो ना। नहीं, 120 फीमेल का बोल रहे हैं। फीमेल एक बार मियोसिस शो करती है तो उसके बनते 4 n वाले हैं, लेकिन 3 तो डिसफंक्शनल होते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो एक ही जिंदा रहता है। एक मियोसिस में एक ही गैमेट तो वो दे पा रही है। 500 टाइम्स। हाँ, यही तो मिस्टेक कर रहा है बच्चा, यही तो मिस्टेक है बच्चा का, 500 टाइम्स। अरे क्वेश्चन में लिख दिया ना, फीमेल जब डिवीजन करती है तो बनते 4 है, अंडरस्टूड है मियोसिस में, लेकिन 3 नहीं है फंक्शनल। नहीं, ऐसा क्वेश्चन का लास्ट लैंग्वेज देखो, एक ही फंक्शनल है। तो 500 फीमेल गैमेट के लिए 500 बार मियोसिस फीमेल के अंदर होना चाहिए। अब आ जाते हैं मेल में। मेल में बोला कि एक बार जब मियोसिस होता है तो 4 फंक्शनल मेल गैमेट बनते हैं,
और वो चार अलग अलग फीमेल गैमेट से फ्यूज करके चार अलग अलग जायगोट बना सकते हैं। तो बताओ 500 मेल गैमेट बनाने के लिए, अभिषेक बताएगा, 500 मेल गैमेट बनाने के लिए कितना बार मियोसिस होना चाहिए मेल सेल में? 125। यहाँ 125, क्योंकि एक बार मियोसिस जब होता है तो एक मियोसिस से 4 सेल बनता है, 4 मेल गैमेट फंक्शनल, चारों फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ऐसा बनता है। तो यदि हमें 500 चाहिए तो 500 डिवाइडेड बाय 4 125, तो आंसर क्या हुआ? 125 या 500? शिवानंद बोलो। 625। नहीं, आंसर 125 प्लस 500। अरे आप गौर क्यों, यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी म्यूटिक डिवीजन, मतलब कितना गो म्यूटिक डिवीजन होना है। तो 125 को होना है मेल में, 125 बार मियोसिस, तब जाके 500 मेल गैमेट बनेगा। और फीमेल में 500 बार मियोसिस होना है, तब जाके 500 फंक्शनल फीमेल गैमेट बनेगा, तब जाके 500 जायगोट बनेगा 2n वाला। तो आंसर होगा 500 प्लस 125, आई थिंक 625। 625 आंसर इज फर्स्ट। देख लो आंसर यही होगा। यस सर। समझ में आया? सभी को समझ में? हाथ खड़ा करो। बस यही इसमें मिस्टेक था जो हम बता दिए यूट्यूब से। हम बोल दिए थे लेना हो तो पहले। एक मतलब 3 बीज जनरेट होगा, हाँ उसमें जायगोट जो बनेगा हाँ, तो 4 इधर जो मेल गैमेट बन रहा था तो उससे तो एक ही जायगोट तक बनेगा ना। काहे के लिए 4 मेल से? अरे यार पूरा राम कहानी सुनाने के बाद ये गुरु गोबर कर रही है। इधर एक फीमेल गैमेट है, इधर 4 मेल गैमेट एक बार में बना, ये बात सच है, क्योंकि इधर एक ही को फंक्शनल रहा। अरे भैया इधर फीमेल 500 बार म्यूसिस कर करके 500 को एन बनाई है, 500 बार में, 500 बार में। सपोज क्वेश्चन एक बार में तो ऐसा तो फीमेल कर ही नहीं सकती है, 500 बार में। और मेल इधर 125 बार में 500 मेल गैमेट बना कर रखा हुआ है, और उसको फ्यूज करा के अलग अलग टाइमिंग में 500 जायगोट बना लेना है। ये है क्वेश्चन। चलिए आपका कंप्लीट हुआ, जा सकते हैं आप। अब आते हैं एक एक करके और बच्चों के डाउट पे। सर ये जो अभी दिया हुआ है, जो थ्योरी दिया हुआ था, हर्ष आ गया 3 क्या? डिफ्यूज हो जाते हैं, ये समय काफी देर हाँ पहले बोलो। आया। हाँ तो ये जो सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन ट्रू है और हर एक एनिमल के लिए वैलिड है, हर एक नहीं फीमेल एनिमल के लिए नहीं, वैलिड है? एनिमल में ज्यादातर एप्लीकेबल है, ह्यूमन में है, ह्यूमन में है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बता देंगे, सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। और ये क्वेश्चन सपोज वाला है। एक बार पता है आपको, फीमेल एगो अंडा बनाई, वो वेट करेगी मेल कब तक अंडा बनाएगा, वो अंडा ना 28 दिनों में डीजनरेट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, सपोज वाला क्वेश्चन है, सपोज वाला आंसर देना है, ठीक है। एक फीमेल अंडा बनाई और वो वेट करेगी जब तक 500 बार मियोसिस हो जाए मेल में, 125 बार। तो ऐसा थोड़ी होता है, सपोज वाला क्वेश्चन है, सपोज वाला आंसर देना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। हाँ ये बात प्रैक्टिकली सच है कि फीमेल के अंदर एक बार में से 4 हैप्लॉइड सेल बनेगा और एक फंक्शनल होता है। तो वो एक फंक्शनल किसी एक ही मेल गैमेट से फ्यूज कर सकती है, और वो एक बार फ्यूज कर ली तो 9 महीना के लिए वो रिजर्व हो गई, अब वो फर्टिलाइजेशन कर भी नहीं सकती है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप जा सकते हैं। अब एक एक करके सारे का ले लेते हैं डाउट, जिसका सबसे अधिक होगा पहले उसी का डिस्कस कर लेंगे। किसका है सबसे अधिक? अभिषेक का ही होगा। इसका ही सबसे सर अधिक। मेरा ले लेते हैं सर, मेरा 210 में सर क्लास। अच्छा तुम्हारा 210 में क्लास है, ठीक है ले लेते हैं। तो पहले तुम्हारा ही, तुम्हारा तो कुछ डाउट क्लियर भी हो गया होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हुआ, रुक जा एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1 में आई थिंक अभी डिस्कशन हुआ है। हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इसमें क्या शिवानंद, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो तुम करके खुद देखो क्या बोला है, लिख के करोगे तब ना क्वेश्चन बनेगा जी, लिखते है ये नहीं हो, मुहेस करते हो। इफ नंबर ऑफ बाइवेलेंट, बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है 2 क्रोमोसोम, ये लिखोगे तब ना पता चलेगा कि बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम होता है, क्योंकि बाइवेलेंट मतलब पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और बोला है बाइवेलेंट का नंबर 8, तो इस 8 का मतलब समझ में आ रहा है क्या, ये 16 क्रोमोसोम है। ये क्लियर है?
अब अगर, और ये मेटाफेज 1 में अगर 16 क्रोमोसोम है तो क्या हुआ होगा, सेल के अंदर 8 क्रोमोसोम इधर 8 क्रोमोसोम इधर अरेंज हुआ होगा, 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे, मेटाफेज 1 की अगर हम बात करें। फिर वो क्या बोला है, व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस 1। अच्छा मियोसिस 1 होगा तो 8 आएगा एक सेल में और 8 आएगा एक सेल में, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है। यहां तक क्लियर है, बोलो। उसके बाद मियोसिस 2 दोनों सेल करेगा, तो एक को लेके आगे बढ़ो, क्योंकि एक सेल के अंदर का बात चल रहा है। तो जब ये मियोसिस 2 सेल करेगा तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है डबल क्रोमेटिड वाला वो सेपरेट होगा, कौन, उसका सेंट्रोमियर। ईच क्रोमेटिड क्रोमोसोम बनेगा एनाफेज 2 में, और एनाफेज 2 में 8 से 16 होगा एनाफेज 2 में, और फिर वो 16 में से 8 8 जाएगा ईच सेल में। यानी कि मियोसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 के बाद उस दोनों दौरान 8 8 सेल रहेगा एक सेल के अंदर, 8 8 क्रोमोसोम रहेगा एक सेल के अंदर। फर्क ये होगा कि मियोसिस 1 जब एंड होगा तो सेल के अंदर डबल क्रोमेटिड स्टेज वाला क्रोमोसोम रहेगा, और जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो क्रोमेटिन का फॉर्म में रहेगा पतला क्रोमेटिन, यानी कि सिंगल क्रोमेटिन जाके क्रोमोसोम बनता है वही कहलाता है, और वो पतला जाके क्रोमेटिन बनेगा। फर्क इसी बात का है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही होगा, बस फर्क ये है क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है एक क्रोमोसोम के अंदर उनकी डिफरेंसेस है यहाँ पर। क्लियर है, 8 8 आंसर होगा 57 इसी में। अरे यार ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन तो बताए हुए हैं, रिजेक्शन मेथड लगाओ इसमें पहले। सेल साइकिल अपने ऑर्डिनरी साइकिल, एक बार बताओ माइटोसिस में कभी 2n से n बनता है क्या, जिसका क्वेश्चन है वो बताओ। नहीं, इसको हटाओ, ये हट गया तो अब आगे देखो ही मत, टाइम वेस्ट मत करो। मियोसिस कभी हैप्लोइड सेल में होता है क्या, हटाओ। मियोसिस में 2n से n बन सकता है, फिर n n अगर दो को मिल जाए, अभी ये सोच रहा है सर n से 2n फर्टिलाइजेशन लिखा मतलब अंडरस्टूड है कि n n दो को होगा और वो दोनों मिलकर 2n बना है, समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड है। और उसके बाद 2n से माइटोसिस, अभी बच्चा तुम बड़ा होता हुआ दिखाया था ना वीडियो में, ये 2n वाला एक जायगोट बना और ये कई बार माइटोसिस शो किया तो एक ऑर्गेनिज्म बन गया, तो 2n से माइटोसिस हो जाएगा और 2n ही बनेगा सेल, लेकिन सेल की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ये ऑप्शन सही है। क्लियर है, फर्टिलाइजेशन में 2n से n नहीं होता, n से 2n होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, आंसर इज थर्ड। क्लियर हुआ, उसके बाद 57 हो गया, 28 भी था इसका डाउट इसी एक्सरसाइज में। क्या है भाई 28 में, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है बताओ तुम्हें, बताओ। कब बनता है, अब इसका माइक ऑन नहीं हो रहा है, क्या ही बोले हम। सर जब वो दोनों सटने की कोशिश करता है सर उस टाइम किस बनता है फेज में, किस फेज में, किस फेज में, हाँ लेप्टोटिन में। लेप्टोटिन में, लेप्टोटिन में दोनों पास आ जाते हैं, नो सर, लेप्टोटिन के बाद जो जाइगोटिन होता है वहां पर, जाइगोटिन में सर उसमें। ठीक है, जाइगोटिन में होता है, और ये मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के जाइगोटिन में होता है। अब ऑप्शन देखो, माइटोटिक बोल दिया वहीं पे उड़ा दो ऑप्शन, लेप्टोटिन बोल दिया, लेप्टोटिन क्रोमोसोम का मतलब समझ रहे हो, लेप्टोटिन क्रोमोसोम का मतलब गुलदस्ता, लेप्टोटिन क्रोमोसोम का मतलब समझ रहे हो गुलदस्ता, जहाँ पे वो पास आए नहीं है वो अभी गुलदस्ता के फॉर्म में, ये ऑप्शन भी गया। पेयर्ड मियोटिक मतलब मियोसिस, पेयर्ड मियोटिक क्रोमोसोम, हाँ ये जोड़ा, होमोलोगस जोड़ा, होमोलोगस जोड़ा। मेटाफेज बोल दिया, मेटाफेज में इस थोड़ी होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है डिप्लोटिन में ही, प्रोफेज में ही, तो ये भी गया, आंसर इज थर्ड। समझ में आया, सर मैं पेयर्ड माइटोटिक क्रोमोसोम का मतलब नहीं समझ पाया था ठीक से। पेयर्ड माइटोटिक क्रोमोसोम, पेयर्ड माइटोटिक कहाँ लिखा है बताओ, 28 के ऑप्शन नंबर 3। पेयर्ड माइटोटिक है ये, पढ़ना आता है, सॉरी म्यूटिक
क्रोमोसोम से, इसका मतलब नहीं समझ पाया था। इसका मतलब जो अभी हम डायग्राम बनाए थे यही है। ये जोड़ा दिख रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट। ये मियोसिस में जोड़ा जो आते हैं सामने सामने बाइवेलेंट, इसी को बोलते हैं पेयर्ड मियोटिक क्रोमोसोम। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में भी 28 नंबर इसका डाउट है। तुमको एक्सरसाइज 2 में 25 में डाउट नहीं आया जी शिवानंद? इसका माइक काम नहीं करता है। सर हम G2 पे वो चौथा लगा दिए थे सर, जो कि गलत। हाँ तो गलत था, सीधा बात है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेशन मशीनरी। इसके बारे में कितने लोग समझ गए कि ये किसके बारे में बोला गया? कितने लोग समझ गए इसके बारे में? ये क्या है? ये सेपेरेज एंजाइम के बारे में बात चल रहा है, जो एपीसी का पार्ट होता है, बताए थे। सेपरेज जो है एपीसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद होता है, और ये सेपरेज क्या करता है? ये डिसॉल्व करता है किसको? डिसॉल्व, जल्दी बोलो। जो दोनों क्रोमेटिड के बीच में प्रोटीन होते हैं सिपेरिन, अरे सिपेरिन तो उसी का नाम है, सेपरेज का ही। वो डिसॉल्व करता है कोहेसिन को। हाँ ठीक है, तो ये है नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस। हाँ, माइटोसिस होने के लिए सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग तो जरूरी है ही, जो एनाफेज में स्प्लिटिंग होता है। इफ एपीसी इज डिफेक्टिव, एपीसी नहीं बना अच्छे से, तो इसका मतलब सेपरेज भी नहीं बना होगा इन ह्यूमन सेल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू अकर? तो क्या होगा? वो जो क्रोमेटिड थे, दो क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम में मेटाफेज के दौरान, ये क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं होगा। पढ़ते हैं, क्रोमेटोम विल बी फ्रेगमेंटेड। अरे फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ऐसे 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 थोड़ी होगा। ऑप्शन बकवास है। क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। अब देखो, होल्ड करो, यहां लिखा सेग्रीगेट, इस लाइन को अंडरलाइन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है पता है? सेग्रीगेशन का मतलब ऐसा एक और क्रोमोसोम था, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कहां आते हैं? पास पास मियोसिस 1 में, और उसका सेग्रीगेशन वो भी स्पिंडल फाइबर जुड़ने से एनाफेज 1 में होता है। वहां पे भी एपीसी बनता है, लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं होता, इसलिए इस ऑप्शन को होल्ड रखो, छाटना नहीं, होल्ड रखो। आगे पढ़ो। रिकम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर विल अकर। अरे रिकम्बिनेशन मतलब क्या समझा है? इसका एक्सचेंज इधर जाना और इसका एक्सचेंज इधर जाना। तो वो ये एंजाइम थोड़ी करता है, सेपरेट करता है क्या? वो तो रिकम्बिनेज एंजाइम करता है ना, जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये ऑप्शन गया। क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस। अच्छा, क्रोमोसोम के कंडेंसेशन में कहीं सेपरेट एंजाइम का रोल बताएं क्या हम? नहीं ना, उसमें तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये ऑप्शन गया। तो देखो, हम क्या बोले थे? मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में एपीसी बनता है, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं बोले कि बनता ही नहीं है। अब यहाँ के एक ऑप्शन ही वही दिख रहा है, क्या? कि क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। मतलब ये जो जोड़ा पास पास आते हैं, कहाँ? एनाफेज 1 में दो अलग अलग प्लेट बनता है ना जी, दोनों पे ऐसे ऐसे बनते हैं ना, एक क्रोमोसोम इधर ऐसे इस टाइप से और एक क्रोमोसोम इधर। तो इसको सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे इधर इधर करता है। अब बोलेगा बच्चा, सर यहाँ पे वो कौन सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो सेपरेट, यहाँ सेपरेट का डिसोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं। अब उसमें ने कहा था कि एपीसी में और भी कई सारे प्रोटीन होते हैं। मैं बताऊं बच्चों, इनके बीच में